कोरोना के दूसरे वेव से आज पूरा देश परेशान है। हर कोई आज ये जानना चाहता है कि आखिर कोरोना एग्जिट कब करेगा और कोरोना के एग्जिट करने की तारीख क्या हो सकती है, कौन सा महीना हो सकता है, वो वक्त कब आएगा। आज हमें लगता है कि लोग चुनाव के नतीजों से ज्यादा ये अनुराग जानना चाहते हैं कि दरअसल ये कोरोना जो बीमारी पूरे देश में फैल गई है, जिसने अपने पांव पूरे देश में फैला लिए हैं, जो संभाले नहीं संभल रहा है, जिसकी वजह से लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो कोरोना का एग्जिट कब होगा। बिल्कुल, लेकिन आपने पीक की बात की विद्या, और कोरोना की पीक को लेकर मई का महीना यानी अगला महीना बेहद अहम होने वाला है। आईआईटी के अनुमान के मुताबिक मई के महीने में कोरोना की पीक आने वाली है। आईआईटी का मॉडल क्या अनुमान लगा रहा है, इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। देश में कोरोना का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं मरीज। शमशानों में लाशों का अंबार है। जलती चिताएं खौफ पैदा कर रही हैं। हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। 3,80,000 पहुंचे कोरोना के केस। 24 घंटे में 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना की ये लहर डरा रही है, देश में विकराल होते संकट की गवाही दे रही है। लेकिन ये कोरोना का पीक नहीं है, अभी कोरोना और बढ़ने वाला है। मई में आने वाला है कोरोना का पीक। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने सूत्र फॉर्मूला मॉडल के आधार पर मई में कोरोना के पीक का अनुमान लगाया है। इस मॉडल के मुताबिक भारत में महामारी की दूसरी लहर 14 से 18 मई के बीच चरम पर यानी पीक पर होगी। उस दौरान देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 38 से 48 लाख तक पहुंच सकता है। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने मई में कोरोना के डेली मामलों का भी जिक्र किया है। मई की शुरुआत से ही कोरोना के आंकड़ों में बड़ा उछाल नजर आ सकता है। अभी कोरोना के आईआईटी मॉडल के मुताबिक 4 मई और 8 मई के बीच कोरोना के रोजाना मामले 4.4 लाख हो सकते हैं। कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया में स्टडी और रिसर्च चल रही है। कोरोना के केस को लेकर थ्योरी यही रही है कि पीक पर जाने के बाद स्थिति सामान्य होती है, यानी संक्रमण कम होने लगता है। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अनुमान लगाया है कि मई के मध्य में पीक के बाद मई के अंत में कोरोना के केस घटने लगेंगे। वैसे अप्रैल के महीने की शुरुआत में आईआईटी के वैज्ञानिकों का अनुमान था कि 15 अप्रैल तक कोरोना के मामले पीक पर होंगे, लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुए। अब मिड मई में पीक की बात कही जा रही है। क्या भारत में हर रोज 4.5 लाख केस कोरोना का पीक होगा या फिर इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे? क्या मई के अंत में केस घटने लगेंगे? आईआईटी का अनुमान तो यही है। अनुमानों के बीच एक बात तो तय है कि मई का महीना बेहद अहम होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चैनल्स पर आप रोज खबरें देखते हैं कोरोना की, आप रोज ये देखते हैं कि कितने लोग संक्रमित हो गए, आप ये देखते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई अनुराग। लेकिन आज हम देश को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि उनके मन में जो सवाल चल रहे हैं, उनके जहन में जो सवाल हैं, उसका जवाब क्या है। इसीलिए तमाम गेस्ट, बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और लगातार हमारे साथ नए नए मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अनुराग, एक बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त देश में कोरोना के जो हालात हैं, उस पर अलग अलग प्रदेश के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो सीधे अनुराग हम चल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री हमारे साथ जुड़ गए। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो फैसले राज्य सरकार ले रही है, क्या उसका कोई पॉजिटिव असर भी आपको दिखता नजर आ रहा है? पिछले 3 दिन से ये जरूर है, पॉजिटिविटी रेशियो गिर रहा है। ये अभी भी फिर भी काफी हाई है। 26.2 पे अभी आया है कल का जो पॉजिटिविटी रेशियो है। टेस्टिंग तुलनात्मक 50,000 से ऊपर 55,000, 59,000, 60,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है। तो उसमें ऐसा संदेश आ रहा है कि जहां पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ गई थी, अभी कम है, और जहां कम थी लेकिन वहां थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो चिंता अभी भी बनी हुई है, नजर रखे हुए हैं, और कोशिश यही है कि लॉकडाउन का पीरियड जो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है 5 तारीख तक, इस दरमियान पॉजिटिविटी रेशियो और नीचे है। सर, छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य था संभवतः इस दूसरी लहर के दरमियान जिसने अपने जिलाधिकारियों को अधिकार दिया था कि वो जिले के स्तर पर फैसला ले सकते हैं
लॉकडाउन से जुड़ा, नाइट कर्फ्यू से जुड़ा, क्या आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहा है चीजों को, सही रिपोर्टिंग हो पा रही है, आप तक सही आंकड़े आ पा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे स्वतंत्र नहीं रहती कि जो मन है वैसा करें। निगरानी पूरी राजतंत्र की भी रहती है। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का अधिकार उनको दिया रहता है, और जहां करेक्शन करने की जरूरत होती है तो हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, कोई गाइडेंस करने की जरूरत होती है तो हम लोग संपर्क में रहते हैं। जी। तो ऐसा भी नहीं है कि कलेक्टर्स के ऊपर डाल दिया गया कि आपको जो करना है करो, अब आपकी जिम्मेदारी, हम कुछ नहीं जानते। लगातार हम संपर्क में रहते हैं, और जहां जैसी सलाह देनी रहती है वो सलाह देते हैं। अंतिम निर्णय ये जरूर है कि कलेक्टर ले रहे हैं, जी। और संतोषजनक है। कुल मिला के कहीं कमी होती है तो हम लोग उसको उनकी ध्यान में लाते हैं। टी एस सिंहदेव साहब, अब देखिए 1 मई से पूरे देश में शुरुआत होने जा रही है टीकाकरण की। 18 प्लस जो लोग हैं, 18 की उम्र जिन लोगों ने पार कर ली है, उन लोगों का टीकाकरण होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों की तैयारी क्यों है? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि आपने टीका अगर लगवा लिया, आपका वैक्सीनेशन हो गया है, तो भले ही कोरोना हो जाए लेकिन ये संक्रमण इतना गंभीर नहीं होगा कि आपकी जान ले ले। विद्यानाथ जी, टीकाकरण नाम के लिए 1 मई से चालू हो रहा है। देश के हमारे 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ आबादी को टीका लगना है। 7 करोड़ टीके निर्मित हो रहे हैं अभी हमारे देश में। आप चाहे मेरे को लगवा लीजिए, चाहे आप लगा लीजिए, चाहे तीसरे को लगा लीजिए, अनुराग जी को लगा लीजिए, आप केवल 24 लाख टीके प्रतिदिन अधिकतम लगा सकते हैं। इनमें आपने बांटा अलग अलग प्रकार से, और जो प्रबंधन किया, मैं व्यक्तिगत तौर पे इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक ही देश का टीकाकरण अभियान है। इतनी बड़ी महामारी जो सदियों में नहीं आई होगी, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जो यूरोप में आया था, उसके 110 साल बाद लगभग ये इतनी बड़ी महामारी दुनिया में आ रही है, और उस महामारी में केंद्र की सरकार पीछे हट जाए प्रबंधन से और अलग अलग व्यवस्था कर दे कि अब राज्य जाने, आप अपना करो, ये उचित ही नहीं है। हमको जो जवाब आ रहे हैं कंपनी से, 2 ही कंपनी तो हैं जो अभी वैक्सीन दे रही है। एक बात, कोवैक्सीन वालों ने कहा है कि हम आपको 1 तारीख तक शायद देंगे, और मई महीने में 3 लाख, जून महीने में 10 लाख, और जुलाई महीने में 12 लाख। तो हमारी तो ठीक है, आप करेंगे, आपकी जरूरत के मुताबिक आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है सर, लेकिन राज्यों के स्तर पर लगातार सख्ती दिख रही है। चर्चा ये हो रही है कि एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन फिर से होना चाहिए जिस तरीके के हालात हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार क्या इस पक्ष में है? हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लगा ही हुआ है अनुराग जी। ये लॉकडाउन देरी से तो नहीं लगा, समय पे लगा, इस पे चर्चा हो सकती है। और लॉकडाउन के नाम से लोग कतराने लगे क्योंकि इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ। आर्थिक इसमें इसके जो पहलू हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं, लोगों की रोजगार प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये वाला जो फेज है कोरोना का, ये पहले वेव से 4 गुना से ज्यादा है। ये पहले वेव जैसा भी नहीं है, पहले वेव से 4 गुना कोरोना ने संख्या में हमको मारा है, पूरे देश को हिलाया है। तो इसको उस नजर से देखना चाहिए। सच्चाई ये है कि कंटेनमेंट इसका सबसे ज्यादा जरूरी पहलू है, और प्रबंधन कि जो कोरोना पॉजिटिव हो गए उनको कैसे प्रबंधन करके उनके तक सही सलाह पहुंचाना, हाइपोक्सीमिया हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसके पहले उनको ट्रीटमेंट मिल जाना, उनको ये सलाह देना कि आप ज्यादा देरी मत करिए अस्पताल में पहुंचने का। अब पूरा ध्यान वहां जाना चाहिए। कोरोना तो करीब करीब कम्युनिटी स्प्रेड की श्रेणी में आ चुका है। एक चीज तो जो जिसका जिक्र आपने कर दिया ऑक्सीजन का, उस पर मेरा सवाल आपसे है टी सिंहदेव जी कि ऑक्सीजन की कमी देश भर में है, आप लोगों ने उसके लिए क्या इंतजाम किया है छत्तीसगढ़ में, और क्या इस समस्या से निजात अब लोग वहां के पा चुके हैं? दूसरी बात यह कि हमने तस्वीर वो भी देखी थी कि शमशान घाट में जगह कम पड़ गई थी, लंबा इंतजार लग रहा था। इस तरह की जो समस्या थी, क्या उससे अब लोग निकल चुके हैं छत्तीसगढ़ में? अब वैसी बात शमशान की नहीं आ रही। बीच में जरूर ऐसी स्थिति आई थी कि शमशान के घाट जो क्रिमेटोरियम चिन्हांकित किए थे, ये सीमित थे। 1, 2, 3, 4, 5 जगह ही दाह संस्कार की व्यवस्था थी। जब ऐसी स्थिति आई कि एक शहर में ज्यादा मृत्यु हो रही है, तो दाह संस्कार के लिए घाट बढ़ा दिए गए, उनके स्थान बढ़ा दिए गए। उसके बाद से ऐसी स्थिति सुनने में नहीं आ रही है। और अगला सवाल आपका मेरे ख्याल से ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन को लेकर है सर। ऑक्सीजन के संबंध में तो छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन के निर्माण की श्रेणी में सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि सरप्लस है। लिक्विड ऑक्सीजन 2-3 दिन पहले की जो हमारी रिपोर्ट थी,
10 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन बन रहा था और 178.87 मेट्रिक टन गैसियस ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड का हमारे यहाँ बन रहा था। हमारी खपत करीब 175-180 मेट्रिक टन की है, तो उस हद तक हम सरप्लस हैं। हमारी जो दिक्कत है वो ऑक्सीजन को अस्पतालों में टैंकरों से पहुंचाना और जो जंबो सिलेंडर है उनसे पहुंचाना, और सितंबर महीने में ही हमने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स स्थापित करने का निर्णय ले लिया था। तो जहां जहां वो लग गए हैं, ठीक है, वहां से सप्लाई हो रही है सर। लेकिन एक मैं सरकारी आंकड़ा देख रहा था जिसके मुताबिक बीते 1 साल में जब पूरे देश में कोरोना का कहर था, तब राज्य अपने स्तर पर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे थे। ये सरकारी आंकड़ा है, राज्यसभा में संबंधित मंत्री ने रखा है, स्वास्थ्य मंत्री ने। उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 1 साल पहले 571 थे, वो बढ़कर 1310 हो चुके हैं। लगभग 1.5 गुने का इजाफा किया है आप लोगों ने। लेकिन जो आईसीयू है सर, इस सरकारी आंकड़े के मुताबिक वो तब 468 थे, अब 476। सिर्फ 8 आईसीयू बेड बढ़ पाए पूरे बीते 1 साल में। क्या आपको लगता है, हो सकता है इन आंकड़ों में कुछ कमी हो, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप आप कर सकते थे बीते 1 साल में, क्या आप उतना कर पाए हैं या कहीं कमी रह गई है? छत्तीसगढ़ को भी और सभी राज्यों को, पूरे देश को भी जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, हमने नहीं किया है। ये इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। और ये दशकों से इस पे चर्चा हो रही है कि बजटरी प्रोविजन आप स्वास्थ्य में कम से कम जीडीपी का 3% आप रखिए, तो हम अभी 1.5% के पास में भी नहीं है। तो इसमें कोई भी अगर ये कहे कि नहीं हमने सब कुछ लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो पूरी बात नहीं कह रहे हैं। हमने भी बढ़ाया है, अभी भी बिस्तर बढ़ते जा रहे हैं। जो लोकसभा या राज्यसभा में जो जवाब मंत्री जी का गया होगा, उसके बाद और बिस्तर बन चुके हैं। ये क्रम चल रहा है और बिस्तर बनाने के लिए भी हम लगे हुए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए या होना चाहिए था उतने नहीं। टी.एस. सिंहदेव साहब, 2 चीजों से इस वक्त लोग बहुत डरे हुए हैं, आम लोग जो हैं। एक तो कोरोना से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, दूसरा डर उनको यह सता रहा है कि अगर लॉकडाउन बहुत लंबा खिंचता है तो रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। लॉकडाउन कितना लंबा खिंच सकता है छत्तीसगढ़ में सर, कुछ अनुमान है? 5 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है। और डॉक्टर पॉल जो प्रधानमंत्री जी के भी सलाहकार हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में और विशेष करके कोरोना के लिए, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था तो उन्होंने भी मेरा भी ये मानना है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि टी.एस. सिंहदेव ने कहा तो लॉकडाउन लगा दीजिए, टी.एस. सिंहदेव ने कहा हटा दीजिए तो हटा दीजिए। कब लॉकडाउन लगना चाहिए? एक, जब आपकी बिस्तरों की स्थिति सैचुरेशन से ज्यादा आ रही है, स्थिति आपात स्थिति की तरफ तब्दील हो जा रही है, आपको विचार करना चाहिए। जब पॉजिटिविटी का रेशो, मान लीजिए उन्होंने कहा था कि 15 के ऊपर 5 माना जाता है कि 5 अगर पॉजिटिविटी आ रहा है हर 100 के टेस्ट में 5, तो खतरे की तरफ आप पहुंच गए, आप गंभीर खतरे में पहुंच रहे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में अगर 26 से ऊपर है, ये बहुत गंभीर है। और उन्होंने 15 का एक बेंचमार्क माना था, तो उसको ही अगर बेंचमार्क माने तो 15 से ऊपर की अगर पॉजिटिविटी रेट है तो आप लॉकडाउन की तरफ आप देरी कर रहे हैं विचार करने में। बिल्कुल, फैसला जल्द होना चाहिए आपके तो प्रबंधन पे ध्यान। ठीक है, लेकिन सर एक चीज और, जब लॉकडाउन लगता है और लॉकडाउन की खबरें भी आती हैं तो पलायन बड़े पैमाने पर होता है। अलग अलग बड़े राज्यों से लोग छत्तीसगढ़ में भी पहुंच रहे होंगे, पिछले साल भी वो आपने त्रासदी महसूस की होगी। इस वक्त भी अगर महाराष्ट्र से, दिल्ली, एनसीआर से लोग पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, प्रवासी कामगार, उनके लिए क्या किसी तरीके का रोड मैप है, कोई प्लान है क्या? उनके क्वारंटीन की भी व्यवस्थाएं हैं हर पंचायत में, उनके आइसोलेशन की भी इस बार हमने व्यवस्थाएं की है हर जनपद स्तर पे, कि पहले आके वो क्वारंटीन फैसिलिटी में रहें। सबसे पहले तो बॉर्डर से उनका चेक हो रहा है। ये भी डायरेक्शन हो गए हैं कि चाहे हवाई मार्ग से चाहे रेल मार्ग से, अगर आपके पास 72 घंटे पहले का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपको क्वारंटीन में सीधे भेजा जा रहा है। टेस्ट कराने के बाद ही फिर आप समाज में या परिवार से घुल मिलने की बात हो रही है। और जितने मजदूर आ रहे हैं, तो अभी 15,000 से ज्यादा सेंटर चिन्हांकित करके चालू रखे गए हैं। पिछले बार भी हमने करीब 30,000 तक सेंटर चिन्हांकित करके चालू रखे थे। अभी लोगों का उतना आना नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। 7,10,000 मजदूरों की व्यवस्था थी, अभी 2.5 लाख की हमने। सर, क्या उनको कोई आर्थिक मदद राज्य सरकार के स्तर पर? आर्थिक मदद तो नहीं है, पर उनकी देखभाल है, उनके भोजन के लिए व्यवस्था है, उनके रहने के लिए व्यवस्था है। आर्थिक मदद की बात अभी नहीं। जीवन और जीविका, 2 बड़े सवाल हैं इस वक्त, और ऐसा लग रहा है कि इन्हीं दोनों पर संकट है। टी.एस. सिंहदेव साहब, सवाल मेरा यह है कि जीवन बचाने के लिए तो तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु ना हो, लोग इस संक्रमण से निकल जाएं,
जीविका को लेकर बड़ा सवाल यह है कि अगर हम लंबे समय तक लॉकडाउन पर जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को यह लॉकडाउन तोड़कर रख देता है। अर्थव्यवस्था टूट जाएगा तो प्रदेश में, चाहे वो कोई भी प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, किसी भी प्रदेश में अगर लंबा लॉकडाउन खिंचता है तो उस प्रदेश में रोजगार की समस्या पैदा हो जाएगी, उस प्रदेश के लोगों के साथ खाने पीने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो क्या आप लोग उस रणनीति पर भी कुछ काम कर रहे हैं सर? हमेशा उसको ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ही नहीं कि मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूं, मेरा ये शुरू से मानना रहा है और आज भी रहेगा और कल भी रहेगा कि पहले जीवन और फिर अर्थव्यवस्था, कि पहले जीवन की आप सुरक्षा करिए, फिर अर्थव्यवस्था की हमको चिंता करना है। खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, देश के भंडारों में इतना अनाज है, इतनी व्यवस्था है कि अगर आप खेती भी 3 साल नहीं करेंगे तो देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। केवल प्रबंधन की बात है कि भंडारों से आपको अनाज वहां पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण के लिए एक कदम उठाया कि 2 महीने का जो पीडीएस है वो एक ही महीने में उनको उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। और भी ऐसे प्रबंधन है। तो अनाज की कमी नहीं है, प्रबंधन की कमी होगी। पहले जीवन बचाइए और ध्यान में रखिए कि जीवन को बचाते हुए अर्थव्यवस्था को जितने जल्दी हम नॉर्मल स्थिति में ला सके लाएं। जी, छत्तीसगढ़ तो वैसे वो राज्य रहा है विद्या जिसकी पूरे देश में चर्चा होती रोजगार गारंटी बंद नहीं है, सबसे बेहतर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। बिल्कुल अनुराग, एक चीज ये भी है अनुराग, मुझे लगता है उसका जवाब भी हमको टीएस सिंहदेव साहब से पूछ लेना चाहिए, ले लेना चाहिए अनुराग, कि ये तो चलिए एक समस्या है जिससे हम लड़ रहे हैं या फिर कोई भी प्रदेश की सरकार लड़ने की कोशिश कर रही है। सर एक बात यह भी है कि आज सबसे बड़ा संकट अगर किसी के जीवन पर या जीविका पर खड़ा हुआ है तो वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो रोज खाने के लिए पहले कमाने जाते हैं, फिर शाम को आते हैं तो उनको रोटी मिलती है। सबसे बड़ा संकट उनके ऊपर है। सर क्या प्रदेश की सरकारें इस बारे में कुछ सोच रही हैं इन लोगों के लिए? क्या आप कोई भत्ता या कोई पैसा उनके बैंक में सीधे भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं? अभी भत्ते की बात नहीं है, न सीधे बैंक में पैसा भेजने की बात है। अभी काम उनके लिए गांव में उपलब्ध कराना, जो गांव संक्रमित नहीं है वहां रोजगार गारंटी आप कह रहे हैं मनरेगा का एक्सटेंशन? जी, मनरेगा ही चल रहा है और उसको ओपन भी रखा है। 7 लाख से ज्यादा मजदूर काम भी कर रहे हैं। पिछले साल 25 लाख से ऊपर काम कर रहे थे। इस बार संक्रमण ज्यादा है तो उसको हम रोक के कर रहे हैं। चावल इत्यादि राशन के रूप में गांवों में पहुंचाया जा चुका है कि अगर कोई ऐसे परिवार जो काम भी नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो अनाज के अभाव में उनके जीवन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन किए गए हैं, लेकिन नगद राशि उनको उपलब्ध कराना ये अभी निर्णय राज्य सरकार ने नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का खुलकर जवाब देने के लिए, सीधा सीधा जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो समस्याएं थी, जो सवाल थे, उसका बहुत हद तक जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को मिल गया होगा, लेकिन अभी बहुत सारे प्रदेश बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया है। जहां कमी रही है उसको स्वीकारा है, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको माना है और जो किया है उसको गिना भी